नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य पदों के लिए जो कक्षाएं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में संचालित हो रही हैं, उसमें आज हम यूनिट 6 सेकंड पेपर रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल या रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसकी कक्षाएं संचालित हैं और क्या क्या अप्रोच और रणनीति हम इस परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 6th यूनिट है सेकंड पेपर की, और इसी से जुड़ा हुआ कोई पहलू हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो यह है संसाधन प्रबंधन में चुनौतियां। किस प्रकार की चुनौती संसाधनों के प्रबंधन में शिक्षण संस्थानों में देखने को मिल सकती है और स्कूल प्रबंधन को कैसे उन चुनौतियों से पार पाना होता है, उसी से संबंधित किस किस तरह के सिद्धांत, किस तरह की रणनीतियां, किस तरह का मैनेजमेंट इसके लिए करना होता है, ताकि शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक उद्देश्य को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सके। तो संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें पहला हिस्सा हम बात कर रहे हैं सीमित वित्तीय प्रबंधन, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके अंतर्गत जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, उतना वित्त प्रबंधन नहीं हो पाता है। और ये चाहे विकासशील देश हो, विकसित देश हो, सभी जगहों पर ये देखने को मिलता है। तो सीमित वित्तीय प्रबंधन एक चुनौती है। इस चुनौती का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है और इसमें समस्या क्या क्या देखने को मिलती है। तो बजट की कमी होती है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो हम अपनी टोटल जीडीपी का शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा अभी भाग है, और हालांकि हमारा लक्ष्य है कि हम जीडीपी का 6% जो है पैसा लगभग शिक्षा पर खर्च करें, परंतु अभी उतना नहीं है, इसीलिए यहां पर बजट की कमी है। और जब बजट की कमी होती है तो हो सकता है कि स्कूल में कई प्रकार की जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिससे सीधे सीधे जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात एक क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रदान नहीं की जा सकती है। और ये एक बड़ा चुनौती यहां पर देखने को हमें मिलेगा। तो वित्तीय संसाधनों में, सीमित वित्तीय संसाधनों में प्रबंधन करना, ये एक स्कूल प्रबंधन या स्कूल नेतृत्व के सामने चुनौती है। और यही प्रबंधन करना ही एक स्कूल प्रशासक की एक आवश्यकता होती कि कैसे वो सीमित संसाधनों में अपने स्कूल के शैक्षणिक क्रियाकलापों के गुणवत्ता को मेंटेन कर सके। दूसरी चुनौती हम किस रूप में देख सकते हैं? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे कि स्कूल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, शिक्षा को बेहतर ढंग से प्रदान करने के लिए वहां पर जो कक्षा रूम होने चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए, उनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, उसमें बैठने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल कुर्सी होनी चाहिए वो पर्याप्त होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। आज की डेट में जो स्मार्ट बोर्डों का जो है दौर चल रहा है, उसके अलावा जो अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेबोरेटरीज है, या फिर जो है लाइब्रेरीज है, या फिर जो है खेल से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ भाग है, ये तमाम चीजें एक स्कूल के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है ताकि शैक्षणिक क्रियाकलाप अच्छे ढंग से चल सके। तो दूसरी चुनौती अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के रूप में देखने को मिल सकती है। और ये जो चुनौती है ये खराब रखरखाव के कारण भी आ सकती है, या फिर अपर्याप्त रूप से पहले से जो है वो उपलब्ध नहीं है तो उस रूप में भी जो है देखने को मिल सकती है। और
इससे भी जो है समस्या आएगी शिक्षा वितरण में। यानी जब पर्याप्त स्कूल कक्ष नहीं है तो फिर कक्षाओं का बेहतर संचालन प्रत्येक सेक्शन के लिए, प्रत्येक क्लास के लिए जो है करना मुश्किल रहेगा। तो शिक्षा वितरण में भी ये चुनौती आएगी, ये दूसरी समस्या के रूप में हो सकती है। तीसरा इसमें हो सकता है कर्मचारियों की भर्ती और प्रतिधारण। किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में योग्य स्किल्ड शिक्षकों का होना जरूरी होता है, सहायक जो स्टाफ होता है उसका होना जरूरी होता है, और अगर उनकी कमियां हैं तो तब भी जो है ये समस्या आती है। भारत में हम जैसे देखते हैं या उत्तराखंड या किसी दूसरे राज्य में हम देखते हैं कि स्कूलों में जितने शिक्षकों की आवश्यकता है वो पूरी उपलब्ध नहीं है, या फिर जो है जितना सहायक स्टाफ होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो वहां से भी कहीं ना कहीं शिक्षण क्रियाकलापों पर जो है समस्या आएगी। यहां पर योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना ये भी एक चुनौती है। जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि समस्त भूभाग को भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, सुगम क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र। अब सुगम क्षेत्र में तो, शहरी क्षेत्रों में तो सभी लोग जो है कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु दुर्गम इलाकों में योग्य लोग, काबिल लोग अपनी सेवाएं उस ढंग से उपलब्ध नहीं कराते हैं जैसे सुगम क्षेत्रों में होता है। तो ये भी एक चुनौती है, एक स्कूल प्रबंधन के लिए या किसी विभाग के लिए ये भी एक चुनौती है कि किस प्रकार से वो योग्य लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में उसी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को प्रदान करने के लिए जो है प्रबंधन करे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक इन कमियों का पता नहीं है तब तक प्रबंधन करना बेहतर ढंग से संभव नहीं हो सकता है। तो संसाधन प्रबंधन में ये चुनौतियां हैं, वित्तीय संसाधनों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा या कर्मचारियों की भर्ती और प्रतिधारण क्षमता ये जो है प्रबंधन में चुनौती के रूप में जो है सामने आता है स्कूलों के। इसके साथ साथ में इसमें तकनीकी एकीकरण, ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, इसमें क्या है, समय के साथ नई नई चीजों का आना ये स्वाभाविक बात है, और क्या शिक्षा को बेहतर संचालित करने के लिए हम अपग्रेड हो रहे हैं, नई तकनीकियों से वाकिफ हैं और उनका पर्याप्त और पूरा प्रयोग कर सक रहे हैं शिक्षण कार्यों को बेहतर बनाने के लिए नहीं। तो यहां पर तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ बने रहना और उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करना ये भी जटिल काम है, यानी ये भी चुनौती है। और जहां पर इन चुनौतियों का समाधान फिर से ठीक से नहीं होगा वहां पर फिर ये समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा हितधारक जुड़ाव, हितधारक जुड़ाव का मतलब है कि किसी शैक्षणिक संस्था में जितने लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है, जैसे शिक्षक तो है ही, खैर उसके अंदर सहायक स्टाफ भी है उसके अंतर्गत, साथ में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थियों के माता पिता, समाज के वो समूह तबके जो शिक्षण कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, इन सभी को उनके साथ जोड़े रखना भी एक चुनौती है। और अगर इस चुनौती का समाधान कर दिया जाए तो शिक्षण कार्य अच्छा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि भारत में गरीबी है और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेज पाते हैं, वो घरेलू कामों में सहायता करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने वगैरह का काम करते हैं। तो भारत में मिड डे मील योजना 1995 से शुरू हो रखी है ताकि विद्यार्थियों को स्कूल से खाना उपलब्ध करा दिया जाए और माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए भेजें। ये एक इस चुनौती का एक समाधान हम देख सकते हैं। हम 2010 से देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार आ चुका है और अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये भी जो है एक समाधान के रूप में है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से इन चीजों का समाधान करने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ, उसके शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार के रूप में जुड़ा है, उसके प्रोपोर्शनेट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में एक जिम्मेदारी माता पिता के लिए भी दी गई है, जो 11वां ड्यूटी मानी जाती है भारतीय संविधान के अनुसार कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए
स्कूलों में भेजे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण परिवेश है, या फिर जो कम शिक्षित लोग हैं, या फिर जो किसी आर्थिक समस्या के कारण अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं, ऐसे तमाम हितधारकों को जोड़ करके इनको एक साथ लेके चलना भी चुनौती है। तो इसे हम कहते हैं हितधारकों को जुड़ाव करने में कितना, इसीलिए कई स्कूल प्रबंधन इसमें बड़ा कार्य करते हैं और विद्यार्थियों को स्कूल तक लाने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं जिससे शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। इन सब को हम संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों के रूप में देख सकते हैं। अब इसके साथ में अगर हम ये देखें कि प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीतियां क्या होती हैं, फिर जब हम पीछे चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, तो फिर उसका समाधान क्या है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उन चुनौतियों को दूर करके शिक्षा के उद्देश्य को, संगठन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। तो यहां पर पहली जो हमारी रणनीति है वो है रणनीतिक योजना, प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने का प्रथम मंत्र माना जाता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों के समय पर भारत में विकास नहीं हो रहे थे, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्माताओं ने, देश निर्माताओं ने भारत के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। और उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या फिर संचार क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अल्पकालिक या दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण किया। और उसी की बदौलत आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला, तरक्की करने वाला देश बना हुआ है। तो ऐसा ही हम शिक्षण कार्य में भी देख सकते हैं कि संस्था के दृष्टिकोण और लक्ष्यों के अनुरूप अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना, बेहतर लक्ष्य हासिल करना, काबिल नागरिकों को तैयार करना और समाज के लिए एक ऐसा जो है उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे पूरा देश तरक्की की तरफ जा सके। तो ऐसे लक्ष्य दृष्टिकोण के लिए इस संसाधन प्रबंधन में दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं को बनाना होगा। ये पहला रणनीतिक कार्य माना जाएगा। और यही कार्य हम देखते हैं जैसे वर्तमान सरकार ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय योजनाओं को लाया है ताकि अलग अलग रिक्वायरमेंट की हम क्षेत्र में जो है लक्ष्य हासिल कर सकें। तो पहला समाधान हो जाएगा इसका रणनीतिक योजना। दूसरा है प्रभावी नेतृत्व और शासन, इफेक्टिव लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण समाधान है, रणनीति है कि प्रभावी नेतृत्व के द्वारा, शासन के द्वारा उस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पारदर्शी एवं जवाबदेही नेतृत्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना न हो, हिडन चीजों की संभावना न हो, ऐसा ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल लीडरशिप सुनिश्चित करनी होगी। और यही हम देखते हैं कि जब कभी नेतृत्व, जो राज्य का नेतृत्व, देश का नेतृत्व जब ऐसे लक्ष्य सामने रखता है संगठनों के, तो धीरे धीरे वहां पर कमियां दूर होती जाती हैं और समस्याओं का समाधान आना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर। अब जैसे सरकार ने जो है ज्यादा बिल्कुल जो है दबाव के साथ में कदम उठाना शुरू कर दिया, तो कई सारी चीजों पर जो है नियंत्रण होना भी शुरू हो गया। शिक्षा में भी यही कदम कार्य कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल लीडरशिप सुनिश्चित होनी चाहिए
और इसके द्वारा संसाधन प्रबंधन के लिए स्पष्ट नीतियां और प्रतिक्रियाएं स्थापित करना। अब जब हम इफेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं तो इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावशाली नेतृत्व का मतलब यह हुआ कि जितने संसाधन है, जितने स्रोत हैं, जितनी मानव उपलब्धता है, उन सब का प्रबंधन, मैनेजमेंट, उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि लक्ष्य हासिल किया जा सके। उसमें यह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी इसलिए लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। यही तो लीडरशिप है कि कम संसाधन होने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसी योजना, ऐसी रणनीति, ऐसा प्रबंधन करते हैं कि वो सफलता मिल जाती है। तो यही बात यहां पर कह रहा है। तीसरा है इसके अंदर व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उस संगठन के अंतर्गत, उन लोगों का स्किल्ड होना जरूरी है, उनको कौशल युक्त होना जरूरी है। इसलिए समय समय पर संगठनों के द्वारा अपने कर्मचारियों को, सहायक कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे हम स्कूलों में देखते हैं कि जो समर वैकेशन, विंटर वैकेशंस होते हैं, उसके दौरान कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम शिक्षकों के लिए होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से संबंधित होंगे, चाहे नई शिक्षा नीति के आने पर, नए पाठ्यक्रमों से संबंधित नया विषय वस्तु के आने पर, उन सब से अपग्रेड होना। तो व्यवसाय यानी जो कार्य है स्कूल के अंदर पढ़ाने का, शिक्षण का, वो चीज अपग्रेड होनी चाहिए। तो व्यावसायिक विकास भी इसका एक लक्ष्य है। तो उसके अंतर्गत कर्मचारियों को के लिए निरंतर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं और ये प्रत्येक विभाग, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, सभी करते हैं। और कुशल वित्तीय प्रबंधन। कुशल वित्तीय प्रबंधन जैसे हम कह रहे हैं कि जितना भी पैसा बजट के रूप में किसी विभाग को, किसी स्कूल को आवंटित किया गया है, उसे उतने ही पैसे के अंदर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होगा। और ये तभी संभव है जब वो जो है सही चीजों पर, जरूरत के हिसाब के चीजों पर वित्त का उपयोग करे और उन चीजों को हटाए जहां पर वित्त को कम खर्च करने पर भी जो है गुणवत्ता में कहीं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वित्तीय मैनेजमेंट। तो इस तरह से हम रणनीति के रूप में योजना, प्रभावी नेतृत्व, व्यावसायिक विकास और कुशल वित्तीय प्रबंधन को इसके अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो है प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें जो है शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे कोविड के दौरान सरकारों ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों ने शिक्षण कार्य को कंटिन्यूअस करने के लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और शिक्षण कार्य चलते रहे। दूर दराज के क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वयं प्रभा ऐसे प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो है दूरदर्शन पर कई सारे चैनल ऐसे चलते हैं जिसके माध्यम से ये शिक्षण कार्य दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो तकनीकी आज की है, चाहे उसमें इंटरनेट की सुविधा हो, चाहे उसमें दूसरे माध्यम हो, उन सब का एकीकरण करके शिक्षा के लक्ष्य को कैसे हासिल करें। साथ में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड हो गया है या प्रोजेक्टर हो गया है या फिर बाकी और भी कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिससे हम शिक्षा को और सरल, सुगम और उपयोगी बना सकते हैं। तो यहां बात यह भी है कि यह भी एक रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो है बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे भौतिक अवसंरचना का नियमित मूल्यांकन एवं उन्नयन। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें लगातार अगर बेहतरी की जाए तो शिक्षण कार्य और अच्छे हो जाएंगे। चाहे हम क्लासरूम की बात करें, पर्याप्त मात्रा में वहां पे प्रकाश हो, पर्याप्त मात्रा में हवा पानी हो, बेहतर हो, क्लीन हो, नीट हो, ये सारी चीजें। उसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैसे कोई किसी को जो है प्रयोगशाला का जो है उपयोग करना है तो प्रयोगशाला अच्छी सी होनी चाहिए। कोई खेल की गतिविधि में अच्छा है, कोई सांस्कृतिक गतिविधि में अच्छा है, कोई तीज और की अन्य प्रकार की गतिविधि में अच्छा है, तो ये तमाम चीजें अगर उपलब्ध होंगी तो तब हम कह सकते हैं कि चुनौतियों का समाधान और अच्छे से किया जा सकता है।
तो ये सारे जो है रणनीतिक समाधान के रूप में हो जाएंगे। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टरों में से एक है। तो शैक्षणिक संस्थानों में मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम बोल सकते हैं किसी भी संगठन के लिए, किसी भी देश के लिए। फिर चाहे वो एक परिवार हो, एक छोटा सा संगठन हो, एक बड़ा सा संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर देश हो, जितना भी मनुष्य, जितना भी मानव उसके अंदर है, उनमें उनको किस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि किसी भी संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिले, सहूलियत मिले। भारत को जो है युवा शक्ति का देश बोला जाता है। हालांकि अभी इस युवा शक्ति का उपयोग इस तरह से होना आवश्यक है जिससे देश का विकास हो, लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, और यही मैनेजमेंट सबसे महत्व का होता है। विकसित देशों में इस प्रकार की रणनीति शायद काफी आगे रहती है, जिसके कारण वो समस्त मानव का उपयोग उसकी योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार कर लेते हैं और तरक्की कर जाते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंधन का जैसे हम स्कूल के अंदर हम बात करेंगे तो किस तरह से इसका मैनेजमेंट का रोल रहेगा। यहाँ पर कर्मचारियों की जो भर्ती होनी होती है, चाहे उसमें जो है प्रबंधकीय कर्मचारी हों, चाहे उसमें शैक्षिक कर्मचारी हों, चाहे उसमें सहायक कर्मचारी हों, तो इनका कर्मचारियों की जो भर्ती का भूमिका होती है, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा माना जाता है। या फिर उनको प्रशिक्षण देना हो समय समय पर, या फिर उनका जो है व्यावसायिक विकास करना हो, जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट करना हो, या फिर उन्हें संगठन में बनाए रखना। काबिल लोगों की मांग हमेशा रहती है, प्रत्येक संगठन को उसे अपने पास रोकना जो एक चुनौती होता है। जैसे हम प्राइवेट संगठनों को देखते हैं कि लगातार जो अच्छे स्किल्ड लोग होते हैं वो लगातार जो है दूसरी जगहों पर जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा अवसर मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा बड़ा पद मिलता है, और इस प्रकार का समस्या दूसरे जगहों पर भी हो सकती है। तो उन्हें बनाए रखना ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। भलाई सुनिश्चित करना, कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में अपना सर्वोच्च कब देगा, जब उसे अपनी स्वयं की भलाई उस संगठन में रहते हुए महसूस होगी। तो इसको भी जो है सुनिश्चित करना एचआरएम का काम है। उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव कार्य, ये भी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। उत्पादक का मतलब है कि एक शिक्षक है तो शिक्षण कार्य कितना बेहतर हो रहा है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी वर्क। और अगर एक सहायक कर्मचारी, एक क्लैरिकल का कर्मचारी हो तो क्लैरिकल कार्यों को कितना बेहतर कर रहा है, और एक सफाई कर्मचारी हो तो कितना साफ सुथरा जो है पूरे स्कूल को रख रहा है। प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादकता होती है। और साथ में उस स्कूल या उस संगठन का जो वातावरण होना चाहिए अपने मूल उद्देश्य के हिसाब से, पढ़ाई बेहतर हो, भावना, खेल भावना हो, म्यूचुअल हार्मोनी हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, सीखने की लालसा हो, लगातार बढ़ने की इच्छा हो, सपने देखने का जो है एक माहौल हो, ये सारा एक एटमॉस्फेयर है। इन सारी चीजों को करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है। परीक्षा में इन्हीं को जोड़कर फिर प्रश्न आएगा कि एक स्कूल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या देखते हैं, संस्थान के कुछ लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों के साथ साथ में उसे गुणवत्ता हासिल करनी होती है, या गुणवत्ता के साथ में लक्ष्य पूरे करने होते हैं। इसका मतलब एक स्कूल अगर ऐसा हासिल करना चाहता है तो उसकी मुख्य पूंजी क्या है, उसका मुख्य वो कारक क्या है जो इस चीज को हासिल करने में उसे मदद करेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं संस्थान की मूल्यवान संपत्ति क्या होती है जिससे वो अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों को हासिल कर सके। ये पूंजी है इस किसी स्कूल की, उसके शिक्षक, उसके प्रशासक और उसके सहायक कर्मचारी। अर्थात किसी संगठन में इस प्रकार के हुनरवान, कौशल, विजनरी, डेडिकेटेड, पंक्चुअल लोग अगर आ जाएं तो कोई भी स्कूल कितनी भी तरक्की कर सकता है। और जो भी स्कूल
जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छी अवस्था में कार्य कर रहे होंगे, उसके पीछे इन तीनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक संगठन की पूंजी क्या होती है, जिसके माध्यम से वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो सकता है। और ये जो पूंजी है, ये संगठन को प्रतिस्पर्धा व लाभ हासिल करने में मदद भी करती है। इस तरह से तो हम इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम प्रबंधन की भूमिका भी देख सकते हैं। प्रबंधन, तो प्रबंधन क्या है? ये प्रबंधन इन चीजों को जो है करने में मदद करेगा। और एचआरएम का मतलब हो जाएगा कि इन सारी चीजों को हासिल करने में एक बेहतरीन मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल के लक्ष्यों को, उसके उद्देश्यों को हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसके लिए क्या कोई नियम प्रावधान है या फिर इसके लिए कोई सिद्धांत है किसके द्वारा हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं? और विश्व में लगातार इन चीजों पर अध्ययन हुआ है कि किस प्रकार से मनुष्य के कौशल में बेहतरी करके किस प्रकार से उसका मानसिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव जो है संगठन के साथ किया जाए, जिससे वो संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में अपना सर्वोच्च योगदान दे सके स्वैच्छिक रूप से। तो इसके लिए कुछ सिद्धांत विकसित हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, ये हमारे सीधे क्वेश्चन के रूप में आएंगे। इसमें पहला सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, नाम से लग रहा है कि किसी भी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करना, व्यवस्थित ढंग से करना सफलता का एक बड़ा राज हो सकता है। हमने अभी उत्तराखंड में एक बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हम कह सकते हैं या एक आपदा देखी, जैसे हमने सिलक्यारा टनल की समस्या देखी थी। तो सिलक्यारा टनल अभी कुछ दिनों में चर्चा में रहा था, जिसमें एक मजदूरों का एक बड़ा समूह जो है सुरंग के अंदर फंस जाता है और फिर उन्हें जो है 16-17 दिन के अथक प्रयास के बाद जो है बाहर भी निकाला जाता है। तो ये जो प्रबंधन है वैज्ञानिक तरीके से होने का मतलब है कि अधिकतम सफलता की गारंटी। तो इस प्रकार का वैज्ञानिक प्रबंधन मानव संसाधन के रूप में जो प्रस्तुत किया था फ्रेडरिक टेलर, तो वैज्ञानिक प्रबंधन को फ्रेडरिक टेलर ने प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने कहा मानकीकृत प्रक्रियाओं और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से हम मनुष्य की क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कह रहा है कि मानकीकृत प्रक्रियाएं, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज वर्क। स्टैंडर्डाइज वर्क मतलब किसी काम को करने की कुछ पैरामीटर होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाने के लिए जो मानक है उसमें कितना सीमेंट लगना चाहिए, कितना सरिया लगना चाहिए, कितना रेत लगना चाहिए, कितना बजरी लगना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। तो ऐसे ही मानकीकृत प्रक्रियाओं और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, जिससे क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट होता है, जिससे आदमी और ज्यादा अपने कौशल का उपयोग करता है। तो फ्रेडरिक टेलर कह रहा है कि अगर हम इसके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहें तो हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, कार्यों को अनुकूलित करने और दक्षता में सुधार करने में ध्यान केंद्रित करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन से क्या चीजें होनी है, अनुकूलित का मतलब जो है फेवरेबल, जिसमें जो काम है वो सही ढंग से हो रहा है, और दक्षता में सुधार भी करना है, एफिशिएंसी में जो है और बेहतर होना है। अगर ये चीजें करनी है हमें, तो वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला सिद्धांत हो गया फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसमें मानकों के आधार पर चीजों का उपयोग किया जाना है।
यहां पर दूसरा आता है इसके अंतर्गत प्रशासनिक सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। तो ये दिया है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल क्या कह रहा है, प्रबंधन के सिद्धांतों पर जोर दिया इसने। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, ये वैज्ञानिक प्रबंधन कह रहा है, ये प्रबंधन पे कह रहा है। तो प्रबंधन में क्या कह रहा है वो, कि जो कार्य होने होते हैं किसी संगठन के अंदर, अगर हम उनको व्यवस्थित ढंग से करें, विभाजित ढंग से करें, बांट के करें, शक्तियों का बंटवारा करके करें, तो फिर काम के बेहतर होने की संभावना बढ़ती है। भारत में हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट का प्रोसीजर है आज की डेट में, अर्थात 3 स्तर पर भारत में सरकार चलती है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ये क्या है, प्रबंधन के लिए इसका बंटवारा किया गया है। अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं था, इसलिए विकास भी उस दर का नहीं था जैसे आज है। और अगर हम किसी विकसित देश के अंदर जाएंगे तो वहां पर यह डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़िया होगा। भारत में जो ये डेवलपमेंट आया है उसमें कहीं ना कहीं ये है। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे कार्यों का विभाजन। अब जैसे जो एक स्कूल के अंदर देखते हैं कि कार्य का विभाजन हो रखा है कि फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, सफाई कौन करेगा, कौन स्कूल खोलेगा, कौन बंद करेगा। दिस इज द डिवीजन ऑफ द वर्क, कार्यों का विभाजन हो रखा है। दूसरा केंद्रीकरण, यानी ये सारे जो चीजें हो कोई एक जगह फिर मॉनिटरिंग भी हो। तो जैसे हम देखते हैं कि स्कूल का प्रधानाचार्य इन सारी चीजों को देख रहा होता है, तो केंद्रीकरण भी होता है। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब यह हुआ कि ऑर्डर कौन देगा और लेगा कौन ऑर्डर। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक भी जो कार्यों का विभाजन ठीक से नहीं हो सकता है। इसीलिए हम भारत में या विश्व में एक पैटर्न सुनते हैं जिसे कहते हैं हम हायरार्किकल सिस्टम, पद सोपान। किसका पद बड़ा, किसका छोटा, कौन आदेश देगा, कौन आदेश लेगा, सब कुछ स्पष्ट होता है। अनुशासन, डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है और अधिकारों का स्पष्टीकरण भी होता है। तो प्रशासनिक सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने कहा कि कार्यों का विभाजन, अधिकारों का स्पष्टीकरण, आदेश की एकता होनी चाहिए और केंद्रीकरण भी होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो मानव संसाधन का बढ़िया से प्रबंधन संभव हो जाएगा। तो ये भी जो है एचआरएम को मैनेज करने का एक तरीका हुआ। दूसरा सिद्धांत आता है इसमें मानवीय संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये जो मानवीय संबंध सिद्धांत है ये कुछ और विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया, चर्चा किया और फिर उन्हें प्रस्तुत किया। तो मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है, इसको पहला देने वाला इसमें एल्टन मियो। एल्टन मियो ने जो है हार्थोन अध्ययन किए थे, ये एक रिसर्च है इनकी, और इसमें इन्होंने क्या चीज बताया, उत्पादकता में सुधार के लिए सामाजिक संबंधों और कर्मचारी मनोबल के महत्व पर प्रकाश डाला। अर्थात इन्होंने 2 बातों को कहा। एल्टन मियो क्या कहता है कि उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट मतलब एक स्कूल के अंदर शिक्षा बढ़िया से बढ़िया हो, क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, प्रॉपर हो रही है, पंक्चुअल हो रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी। तो उत्पादकता और उसमें और सुधार करने के लिए 2 बातों को गौर किया। पहला सामाजिक संबंध, जो मनुष्य है ये सामाजिक प्राणी बोला गया है इसे, ये मशीन नहीं है कि लगातार इसे चार्ज करते रहो और ये काम करता रहेगा, बल्कि इसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं। तो सामाजिक संबंध और कर्मचारी का मनोबल, जिससे आदमी प्रेरित होता है, जैसे सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, सम्मान मिलता है, उसका रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड दिया जाता है, ये सारी बातें मनोबल को बढ़ाने के लिए भी होती हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर जो है किया जाए तो फिर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, कर्मचारी कह रहा है कि न केवल वित्तीय प्रोत्साहन बल्कि सामाजिक कारकों और मान्यताओं से भी प्रेरित होता है। जब यूरोप में 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो वहां पर जो प्रबंधक थे उन्होंने एक नीति अपनाई थी। नीति ये थी कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सैलरी, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा दो और ज्यादा से ज्यादा काम कराओ। तो शुरुआत में तो किया उन्होंने, पर कुछ समय बाद देखा गया कि कर्मचारी उतने उत्साह से काम नहीं कर रहा है।
तो फिर शोध करने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर पता लगा कि मनुष्य को अकेले जो है पैसे पैसे से आकर्षित नहीं कराया जा सकता है, उसके लिए सामाजिक चीजों की भी आवश्यकता होती, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, उसको संबंध तो जो है पूरे कार्य के बीच में जो छुट्टी या लंच का प्रावधान है वो क्या है। आदमी जो है 4 घंटे से लगातार एक जैसा काम कर रहा है, बीच में जो है उसे छुट्टी मिल गई 1 घंटा आधा घंटे का, तो उस दौरान उसने नॉर्मल बातचीत की, नॉर्मल चर्चा की, छोटे मोटे पहलों पर हंसी मजाक किया, तो उसका सामाजिक जो स्थिति थी वो मजबूत है, वो अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से वापस आ गया है। तो दोनों चीजों की, तो सिर्फ सैलरी बढ़ा बढ़ा करके ही कर्मचारी से बहुत अधिक परिणाम हासिल नहीं किया जा सकते हैं, सामाजिक पहलू भी ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है संगठनों में माहौल इस तरह से बनाया जाता है कि आदमी उसे अपना फैमिली समझे, अपना घर समझे, और वो लगातार उसी तरह से वहां पर कार्य करे। तो दो चीजें जरूरी हैं, वित्तीय प्रोत्साहन जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, और सामाजिक कारक जिसमें मान सम्मान होगा, प्रमोशन होगा, पद आएगा, ये मिलेगा, वो सारी बातें इसके अंदर। ये सारी बातें कह रहा है एल्टन मेयो। दूसरा है डगलस मैकग्रेगर, इनकी है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, दो चीजें। इन्होंने इसके अंदर कहा श्रमिक के दो विपरीत विचारों का प्रस्ताव करती है। जो श्रमिक है इसमें दो विपरीत विचारों का प्रस्ताव करती है। इसमें यह कहा गया है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी को जो है जो काम करने के लिए प्रेरित करने वाले फैक्टर्स हैं, वो जो है सकारात्मक चीजें तो होती हैं उसके अंतर्गत, परंतु नकारात्मक चीजें भी जो है जुड़ी रहे। नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि जो एक दबाव होता है, प्रेशर होता है, या फिर जो कर्मचारी के मन में जो एक संगठन की जिम्मेदारियों का आभास होता है, वो दोनों चीजें, एक तो प्रेरणा है, तनख्वाह मिलनी है, प्रमोशन होना है, ये होना है, वो होना है, और दूसरा जो पहलू दूसरा ढंग से बना हुआ है कर्मचारी के पद के कारण, उसके नियुक्ति के कारण, वो दोनों चीजें जो है प्रभावित करती हैं। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को डगलस मैकग्रेगर ने दिया, और ये मानवीय संबंध सिद्धांतों को परिभाषित करता है कि कैसे एक कर्मचारी को संगठन के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो यहां से भी हमें यह स्पष्ट मिलता है कि क्या। इसके अलावा तीसरा है इसके अंदर समसामयिक सिद्धांत, कॉनकरेंट प्रिंसिपल या थ्योरीज हम इन्हें बोल सकते हैं। तो इसमें जो है अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया है, यह है आवश्यकता का पदानुक्रम, बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में तो हम इसको समझ ही सकते हैं। तो आवश्यकता का पदानुक्रम क्या है कि जो व्यक्ति होता है, मानव जो है, उसे संतुष्टि अलग अलग ढंग से हासिल होती है। जैसे जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसे लगता है मेरे को ये खिलौना मिल जाए, वो खिलौना मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, ये करने को मिल जाए, अर्थात उसकी आवश्यकता अलग ढंग की है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसकी आवश्यकता थोड़ा अलग ढंग की हो जाती है कि जो है मुझे इस स्कूल में जाना है, इस जगह पर जाना है, इस खेल एकेडमी में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये दूसरी आवश्यकता होगी। फिर और बड़ा हुआ तो फिर उसका जो है आवश्यकता अलग ढंग की हो गई कि मुझे अच्छी नौकरी हासिल करनी है, मुझे अच्छे पद पे जाना है, मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है, मुझे अच्छा एक्टर बनना है, ये अलग आवश्यकता होगी। फिर अगली आवश्यकता क्या है उसकी, जब उसने पैसा कमा लिया, पद कमा लिया, तो फिर उसे आत्मसंतुष्टि चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अर्थात ये एक पदानुक्रम है। कर्मचारी के लिए अब्राहम मैस्लो ने यही कहा कि उसे एक ही चीज से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। शुरुआत में हो सकता है कर्मचारी का लक्ष्य सिर्फ नौकरी, पैसा और सिक्योरिटी हो सकती है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ना होगा तो उसे मान सम्मान भी चाहिए, उसे आत्मसंतुष्टि भी चाहिए, उसे एक अच्छा माहौल भी चाहिए, और यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सिद्धांत बनेगा। तो ये अब्राहम मैस्लो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने के लिए इन जरूरतों का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल, तभी जाके ये किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसमें
हर्ज वर्ग का 2 कारक सिद्धांत है, ये भी समसामयिक सिद्धांतों में आता है। इसमें पहला है स्वच्छता कारक। स्वच्छता कारक में क्या चीजें हैं जो कर्मचारी को प्रेरित करते हैं? वेतन और कामकाजी परिस्थितियां। जैसे हम देखते हैं कि पहली आवश्यकता होती है व्यक्ति की वो कहीं भी लग जाए नौकरी, लगने के बाद कहता अरे मैं उस विभाग में निकलता, उस जगह पे निकलता तो बहुत अच्छा होता। तो वही चीज है कि संगठन में कर्मचारी वेतन कितना मिल रहा है और वहां पे कार्य करने वाली परिस्थितियां कैसी हैं, अच्छा माहौल। तो ये प्रबंधकों का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है कि वो माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा असंतोष को, ये जो है असंतोष को रोकते हैं। दूसरा इसमें प्रेरक तत्व होते हैं। उपलब्धि, किसी कर्मचारी ने किसी स्कूल में 10 सालों तक सेवा दी तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको मान्यता दी गई, उसको स्वीकृत किया गया। और वो जो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वो भी उस कर्मचारी की संतुष्टि का कारण होता है, उस संगठन उस स्कूल के अंदर नियमित रूप से काम करने का। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पद सोपान जो एक क्रम को दिखा रहा है कि समय के साथ उम्र के साथ बढ़ते हुए क्या क्या आवश्यकताएं आती हैं। और हर्जबर्ग कह रहा है कि जो ये स्वच्छता कारक हैं और जो प्रेरक कारक हैं, इन सारी चीजों के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन करके किसी भी संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद हो सकती है। और इसके अलावा इसमें लास्ट है ब्रूम की प्रत्यास्थता सिद्धांत। ये ब्रूम की प्रत्यास्थता सिद्धांत क्या कह रहा है? कर्मचारियों की प्रेरणा, मोटिवेशन, उनके प्रयासों के परिणामों के बारे में उनकी अपेक्षाओं से प्रभावित होती है। तो जो कर्मचारी हैं उनकी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन काम करने के लिए कि क्यों वो काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनके प्रयासों के जो परिणाम यानी जो उन्होंने प्रयास किए उनके रिजल्ट्स क्या आए के बारे में उनकी अपेक्षा और जो उन्होंने अपेक्षित किया था, एस्टिमेट किया था, वो ये चीजें अगर प्रभावित हो रही हैं तो फिर जो है प्रत्यास्थता का सिद्धांत लागू होता है। तो इसमें प्रेरणा प्रत्यास्थता यानी मोटिवेशन वाली चीजें लगातार हासिल हो रही हैं। जैसे कोई कर्मचारी बहुत विशेष प्रयास करता है किसी विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करने के लिए और वो उसमें सफल भी हो जाता है और उसका जो मान्यता है उसे महसूस भी होती है, तो वो लगातार उसमें काम करता रहेगा। साधनात्मकता और वैधता यानी वो कार्य जो उसने किया उसको कितना रिकॉग्नाइजेशन मिला, कितनी वैधता मिली। अर्थात मानव संसाधन में ये भी एक प्रत्यास्थता सिद्धांत कार्य करता है कि मानव संसाधन का उपयोग किसी संगठन में हासिल करने के लिए किन किन रीति नीति तरीकों को अपना करके एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा था ये। इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।